हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की मैराथन क्लास का हमारा टॉपिक है फलन अर्थात फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का फंक्शन अर्थात फलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को टच करूंगा, उनको सॉल्व कराऊंगा, हर एक मेथड को आपको समझाऊंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर से जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक होता है डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिए गए फंक्शन के किसी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करना। हर वर्ष एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही आसान है, मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अर्थात फलनों का संयोजन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करने के लिए आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से यही 3 टॉपिक्स ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट समझाऊंगा। उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या है। कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि फलन को परिभाषित करिए उदाहरण के साथ। कभी कभी संबंध की परिभाषा पूछ लेता है, कभी कभी संबंध और फलन के बीच में अंतर को पूछ लेता है। इसलिए हमें इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संबंध क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा फलन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि संबंध और फलन में अंतर क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा फलन का मान कैसे निकालते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा फलनों का संयोजन कैसे होता है और उसका क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे। विद ट्रिक, विद कंसेप्ट अच्छे से आपको समझाया जाएगा। आइए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें फलन को समझने से पहले ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा। ध्यान सुनना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्रमित युग्म। ध्यान देना सभी लोग, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? क्रमित युग्म होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ध्यान से सारे टॉपिक को समझिएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर माने जोड़ा, ऑर्डर मतलब क्रम। जब 2 ऑब्जेक्ट क्रम के हिसाब से लिखे जाते हैं, क्रम बदल बदल के लिखे जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे A, B लिखा है, इसको हम B, A लिखें तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे x, y है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे 1, 2 है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ध्यान देना, जैसे A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये जो A है इसको इस ऑर्डर्ड पेयर का लेफ्ट एलिमेंट कहा जाता है। ध्यान देना, इस ऑर्डर्ड पेयर का लेफ्ट एलिमेंट अर्थात इसको हम लोग इसका बायां अवयव कहते हैं। इसको हम लोग इसका राइट एलिमेंट, ध्यान देना, राइट एलिमेंट अर्थात इसको हम लोग इसका दायां अवयव कहते हैं। ध्यान से समझते चलना, अभी पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझते चलो, बस हमारी बात को सुनते चलो, कंसेप्ट को पकड़ते चलो, सारे टॉपिक को एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी बना देंगे। तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, बायां अवयव और दायां अवयव। क्रमित युग्म क्या है आपको समझ में आ गया। ऑर्डर बदल बदल के लिखना, 2 हैं तो ऑर्डर बदल जाएगा, बस यही है, उसी को क्रमित युग्म कहा जाता है। अब अगला टॉपिक होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 क्रमित युग्मों की समानता। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 क्रमित युग्मों की समानता। ध्यान देना, 2 क्रमित युग्मों की समानता, जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर को, 2 क्रमित युग्म को हम बराबर कब कह सकते हैं कि वो दोनों बराबर हैं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, जैसे A, B एंड C, D आर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स सपोज कर लेते हैं कि A, B और C, D 2 क्रमित युग्म हैं। तो ध्यान रखना, तो यदि हमारा A इक्वल हो C के और B इक्वल है D के, तो हम लोग ये कहते हैं कि A, B जो है वो बराबर होगा C, D के। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल करने हैं
तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनका लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के इक्वल हो, राइट एलिमेंट राइट के इक्वल हो, तब उन दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम इक्वल कह सकते हैं, नहीं तो हम दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब इसी को और तरीके से समझा जा सकता है। जैसे a कामा बी इक्वल दिया है हमें c कामा डी की, यह एक ऑर्डर्ड पेयर है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर को इसको इक्वल दिया है तो ये इंप्लाई करता है कि a बराबर होगा c के, तथा डियर स्टूडेंट्स b जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, d के। इस चीज को आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि अगर दो क्रमित युग्म, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर लिखे हुए हैं तो उनका लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के इक्वल होगा और उनका राइट एलिमेंट राइट के इक्वल होगा। अब इसके बिहाफ पर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो समझ लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल समझिए, इसका यूज करके किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कहा जाएगा इफ x प्लस 1/2 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 कामा 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि यह एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि x और y को वैल्यू को फाइंड करिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ये प्लस नहीं लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा। यह एक ऑर्डर्ड पेयर है, यह भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनका लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के इक्वल होगा और राइट एलिमेंट राइट के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये x प्लस 1/2 जो है वो 3/2 के इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, तो x इक्वल टू 2/2 आ जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देख रहे हैं आप लोग कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। एंड ये हमारा जो ये वाला है y प्लस 1 वो 7 के इक्वल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 6। देख रहे हैं ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है जो कभी कभी ऑर्डर्ड पेयर के कंसेप्ट के बिहाफ पर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे पहले मैंने आपको समझाया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और ऑर्डर्ड पेयर दो हैं तो वो अब कभी इक्वल कब कहे जाएंगे, इक्वल अगर हैं तो क्या उनमें रिलेशन होगा, उस रिलेशन का यूज करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ आ गई बातें? चलिए अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट संबंध की। संबंध के पहले हमें पढ़ना होगा कार्तीय गुणनफल, बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्तीय गुणनफल। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कार्तीय जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टीसियन प्रोडक्ट, कार्टीसियन प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, कार्टीसियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बड़ा आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे सपोज करिए a इक्वल टू हमें एक सेट दिया है 1,2 और b दिया है हमें 3,4, ये हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हमें इनका कार्तीय गुणनफल निकालना जिसको हम लोग ऐसे a क्रॉस b से दिखाते हैं। a क्रॉस b का मतलब है सेट a और सेट b का कार्तीय गुणनफल। तो जब करोगे इसका तरीका क्या होगा, इस 1 को ले जाके 3 के साथ मिलाओ 1,3 हो जाएगा, 1 को 4 के साथ मिलाओ 1,4 हो जाएगा, 2 को 3 के साथ मिलाओ 2,3 हो जाएगा, 2 को 4 के साथ मिलाओ 2,4 हो जाएगा। यही इसका कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे कार्तीय गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें कार्तीय गुणनफल की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। तो कहते हैं, ध्यान देना, कहते हैं यदि a तथा b दो आरिक्त समुच्चय हो, ध्यान दो, दो आरिक्त समुच्चय हो तो ध्यान देना इनके कार्तीय गुणनफल को a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, a क्रॉस b से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जहां a क्रॉस b इक्वल होता है x such that x इक्वल टू a कामा b फॉर ऑल का चिन्ह है ये, a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा।
कह रहे हैं कि अगर ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हो तो इनके कार्तीय गुणनफल को इस चिन्ह से ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, और ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर अर्थात क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। इस क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। जैसे देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाला गया है, तो अगर इसको देख करके हमें पता करना हो कि ए के एलिमेंट कौन थे, बी के एलिमेंट कौन थे, तो हम आसानी से पता कर लेंगे। जो लेफ्ट वाला होगा वो ए का एलिमेंट है, जो राइट वाला होगा वो बी का एलिमेंट है। ये इसकी कंडीशन होती है। समझ में आ गई बातें आप लोगों को। एक नोट पॉइंट आपको यहां पर डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब जब ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होंगे, उन अवयवों की संख्या समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणे समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इसमें 2 अवयव थे, इसमें 2 अवयव थे, तो इनका कार्तीय गुणनफल निकाला गया 2 गुणे 2 अर्थात इसमें 4 अवयव आ गए। इसमें 3 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, तो 3 दूना 6 अवयव इसमें आएंगे। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग कार्तीय गुणनफल ज्ञात करते हैं तो कार्तीय गुणनफल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर अर्थात क्रमित युग्म के रूप में ही लिखे जाते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए इसको फटाफट से नोट करते हैं आप लोग, और देखिए इसको, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग समझते हैं संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। ध्यान से सभी लोग समझिएगा रिलेशन होता क्या है। अगर आपको रिलेशन समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स तो अभी आपको तुरंत फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं संबंध क्या होता है। संबंध, संबंध जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, देखो ध्यान से। होता क्या है कि जब किसी सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स में रिलेशन बनाया जाता है तो वह पर्टिकुलर रिलेशन बताया जाता है कि कैसे उसको बनाना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। सबसे पहले तो आप ये जान लो, एक रिलेशन आर जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में डिफाइंड, इसका मतलब है आर सच दैट फ्रॉम ए से बी। आर क्या है, रिलेशन जो समुच्चय ए के अवयवों से समुच्चय बी के अवयवों में बनाया जा रहा है, इज ऑलवेज, ठीक है, या ऐसे लिखो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अगर कोई रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है तो वो आर ए क्रॉस बी का सदैव सबसेट होगा। मतलब आर मतलब रिलेशन, वो रिलेशन कहां से बनेगा, जो ए क्रॉस बी के अवयव होंगे उन्हीं अवयवों में से कुछ अवयव जो कंडीशन को फॉलो करेंगे वही रिलेशन बन जाएंगे। मैं समझाता हूं, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, रिलेशन बना करके यहां पर आपको दिखाता हूं, भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए। जैसे ए इक्वल टू हमने लिख दिया 2, 4 और 8 लिख दिया, ठीक, और बी इक्वल टू हमने लिख दिया 1, 5, 9 लिख दिया। ठीक, अब ध्यान दो, हमें सपोज करिए कह रहे हैं एक रिलेशन आर ए से बी में बनाना है। कैसे बनाना है कि सच दैट ए इज लेस देन बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। हम कह रहे हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी के अवयवों में एक संबंध बनाना है। ऐसा संबंध बनाना है जिसमें जो लेफ्ट एलिमेंट मतलब ए जो है वो बी से क्या हो, छोटा हो। ए कहां से आएगा, कैपिटल ए से आएगा, और बी कहां से आएगा, कैपिटल बी से आएगा। ये इसका मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी हमेशा निकाला जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 2,1 होगा, फिर 2,5 होगा, फिर 2,9 होगा, फिर 4 से करेंगे तो 4,1 होगा, 4,5 होगा, फिर 4,9 होगा। उसके बाद फिर बनाएंगे तो 8,1 होगा, 8,5 होगा, फिर 8, क्या होगा, 9 होगा। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब इसी में से रिलेशन निकलेगा। कौन सा रिलेशन है इसमें, रिलेशन है ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा होना चाहिए। ए बी से क्या होना चाहिए, छोटा। तो जहां जहां ए बी से छोटा है वही वही कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ये बी से छोटा है, ये भी है, ये भी है, और इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। ठीक है, ये सब क्या है, बड़े हैं। जिसमें ए बी से छोटा है उसी को ले लीजिए। तो क्या आएगा, 2,5 आ गया, 2,9 आ गया, 4,5 आ गया, और 4,9 आ गया। यही क्या बन गया, रिलेशन बन गया। कहने का मतलब जिस सेट से जिस सेट में हमें रिलेशन को डिफाइन करना है
पहले हम उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें से जो एलिमेंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। जैसे इसमें रिलेशन ये भी बनाने के लिए मान लीजिए आ जाए, यही सेम क्वेश्चन में ये डेफिनेशन हो जाए कि आर जो है वो ए से बी में डिफाइन है, और डिफाइन कैसे है, देखो कि ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे दे दिया जाए। तो हम इसमें से उन कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब रिलेशन आर इक्वल टू यहां पर डियर स्टूडेंट्स बनाया जाएगा तो क्या मिलेगा, जिसमें से ए बी से बड़ा हो। देखो ये और क्या हो गया, ये देखो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये छोटा। अच्छा देखो एक छूट गया था, 8,9 भी यहां पर आएगा ना, 8,9 भी यहां पर आएगा, ए बी से छोटा है। तो जो बचे हैं उसको ले लीजिए, 2,1 और 2 यहां पर हो जाएगा 4,1, जिसमें ए बी से क्या हो, बड़ा हो। फिर क्या रहा है, 8,1 आ रहा है और 8,5 आ रहा है, ये रिलेशन बन जाएगा। तो रिलेशन किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पर। क्या रिलेशन बनाना है वो आप लोगों को हमेशा से दिया रहेगा। रिलेशन को ऐसे डायग्राम से भी दिखाते हैं, जैसे यहां पर सेट बना लिए, यहां पे सेट बना लिए। जैसे इसके एलिमेंट्स कौन है, देखो 2, 4, 8 है, यहां पे लिख दिए। इसके एलिमेंट्स कौन है, 1, 5 और 9 यहां पे लिख दिए। अब 2 का रिलेशन किससे बन रहा है, 5 से, तो 2 को 5 से ऐसे दिखा दिए। 2 का किससे बन रहा है, 9 से, ऐसे इसको दिखा दिए। 4 का किससे बन रहा है, 1 से, इसको 4 का 5 से बन रहा था ना, तो 4 को 5 से ऐसे मिला दिए। उसके बाद 4 का 9 से, तो 4 को 9 से ऐसे मिला दिए। बस 8 का, ये इसको भी दिखाने का तरीका होता है। इसका मतलब सेट ए से बी में एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। समझ में आ रहा? तो एग्जाम में रिलेशन को क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरीके से बहुत कम आता है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। कभी इक्वल टू की कंडीशन दे सकता है, कभी ग्रेटर देन की, कभी लेस देन की, कभी स्क्वायर का, जो भी कंडीशन देगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमेशा जो है रिलेशन बन जाता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसका प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होता है। संबंध का पढ़ने चल रहे हैं, इसके बाद अभी हम लोग फलन का भी पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दो। संबंध के प्रांत, परिसर, ठीक, तथा सह प्रांत, इसको बोलेंगे डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। ध्यान देना, क्या बोलेंगे, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक, देखिए ध्यान से क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करो हमें एक रिलेशन दिया गया है। जैसे मान लो एक रिलेशन है जो सेट ए से बी में डिफाइन है। रिलेशन है कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, या चलो कहते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी होना चाहिए। और हमारे पास एक सेट दिया है, 1 है, 2 है और 4 है। और बी हमारे पास जो दिया है वो 1 है, 4 है, 16 है। ठीक, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन ए से बी में एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन की कंडीशन क्या है कि ए का स्क्वायर बी की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, बोलो ए क्रॉस बी निकालोगे। ए क्रॉस बी निकाल करके उसमें से जो कंडीशन होगी उसको सिलेक्ट कर लोगे, या अगर आपको ये लेंदी लगता है तो ऐसे बना लो, यहां बनाओ ए और यहां बना लो बी। अब ए को यहां लिखोगे 1, 2, 4 हो जाएगा, यहाँ 1, 4, 16। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ये रिलेशन बन गया। तो जब R यहाँ पर आप लिखोगे तो किसका किससे रिलेशन है, 1 का 1 से, तो ये 1,1 हो जाएगा। 2 का किससे, 4 से, तो 2,4 आ जाएगा। फिर 4 का 16 से 4,16 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमें रिलेशन बन गया। अगर हम चाहते तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो उसमें 9 एलिमेंट्स आते, उसमें से 9 से यही 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते, उसको उसमें से हम लोग क्या करते, सिलेक्ट कर लेते, तो ये रिलेशन आ गया। अब इसी रिलेशन का हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसका प्रांत, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब होता है प्रांत।
किसी भी रिलेशन का जो प्रांत होता है उस रिलेशन में जो लेफ्ट एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन। तो देखो कौन है, 1 2 और 4, 1 2 और 4, इसके रिलेशन में देखेंगे जो रिलेशन का लेफ्ट एलिमेंट होगा वही उसका डोमेन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे रेंज की, ठीक, रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, रेंज में जो राइट एलिमेंट होंगे उसकी रेंज हो जाएगी, मतलब 1 4 और 6 इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। और कोडोमेन मतलब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह प्रांत, इसमें जो दूसरा का समुच्चय बनेगा, दूसरा समुच्चय 1 4 6 ही है तो ये इसका सह प्रांत हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा मान लो इसमें एक एलिमेंट और दे देता, मान लो 25 दे देता, तो एक एलिमेंट और अगर दे देता तो देखिए यहां पर रेंज तो 1 4 देखो हमने कुछ गलत किया है, 1 4 16 होना चाहिए था, 1 4 16 होगा, लेकिन जब कोड डोमेन लिखेंगे तो 1 4 16 और 25 भी लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा किसी भी संबंध का जो प्रांत होता है उस संबंध के जो लेफ्ट एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन, उनका समुच्चय उसका प्रांत कहलाता है, और उसका रेंज जो है, जो राइट एलिमेंट्स होंगे उनको रेंज कहेंगे, जो दूसरा का समुच्चय होगा, सेट होगा, उसको हम लोग कोडोमेन अर्थात सह प्रांत के नाम से जानेंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको संबंध को समझाने का प्रयास किया, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट संबंध समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इधर वाला जो होता है इसका इमेज कहलाता है और ये इसका प्री इमेज कहलाता है। ये इसका इमेज है बाद वाला और ये पहले इसका प्री इमेज है, प्रतिबिंब है और वो प्रतिबिंब है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संबंध आप लोगों ने समझा। अब हम लोग फंक्शन अर्थात फलन को डिफाइन करेंगे। फलन किसे कहते हैं, फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए समझिए फलन, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। ध्यान से समझना सभी लोग। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में आती है, आप लोगों से पूछी जाती है। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन होता है। संबंध क्या होता है आप लोग समझ गए, रिलेशन क्या होता है। तो फंक्शन जो होता है, फलन जो होता है वो एक टाइप का रिलेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो कुछ स्पेशल कंडीशंस को अगर फॉलो कर लेता है तो उसी रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है। मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। कहते हैं एक संबंध, ध्यान देना, एक संबंध f फ्रॉम ए टू बी, f मतलब संबंध है, इसको f से दिखाया गया है। एक संबंध f फ्रॉम ए टू बी फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि दो शर्तें हैं। नंबर पहला, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो। दूसरा है, दूसरी कंडीशन होती है प्रतिबिंब अद्वितीय हो, प्रतिबिंब अद्वितीय हो। प्रतिबिंब अद्वितीय हो का क्या मतलब है, एक से अधिक प्रतिबिंब ना बने। अब समझो इसको ध्यान से। कह रहे हैं एक संबंध f ए से बी में फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो, दूसरा प्रतिबिंब अद्वितीय हो। दो कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो फलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो ध्यान से, जैसे एक समुच्चय ए हो गया, दूसरा समुच्चय बी हो गया। यहाँ 1 2 3 लिखा गया, यहाँ 4 5 6 लिखा गया। इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे बना दिया गया और इसका इससे। अभी आपसे कह रहा है कि ये फलन है कि नहीं, तो आप कहोगे सर ये फलन नहीं है, क्योंकि देखो एक सिंगल मान के लिए दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं और कहा गया है कि प्रतिबिंब अद्वितीय हो, तो एक सिंगल मान के लिए एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। एक सिंगल मान के एक से अधिक प्रतिबिंब अगर आपको मिल रहा है तो उस सिचुएशन में फलन नहीं होगा। सर फलन नहीं होगा तो क्या होगा, संबंध होगा। इसका मतलब जितने भी फलन होते हैं उनको संबंध कहा जा सकता है, लेकिन जितने भी संबंध होते हैं उनको आप फलन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और समझो, जैसे देखो A है और देखो क्या है, यहाँ B है, यहाँ 1 2 लिखा है, यहाँ 5 6 और 7 लिखा है, यहाँ मान लो 8। इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका इससे हो गया, ये बच गया। ये भी फलन नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करो। पहली कंडीशन, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, नहीं है। कौन छूट गया, 8 छूट गया। देख रहे हैं 8 क्या हुआ,
छूट गया तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। अगर हम इसको, अब देखो क्या संबंध है, हाँ ये संबंध है, अगर इसको इससे भी मिला देते तो अब ये फलन हो जाता, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब भी है और एक अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं हो रहे, एक सिंगल प्रतिबिंब ही हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये फलन है, ये फंक्शन है। क्लियर आई आप लोगों को बातें समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम प्रांत की बात करेंगे, तो प्रांत की अगर बात करेंगे तो वही सेट ए, जो समुच्चय ए होगा वो सब इसका क्या कहलाएगा, प्रांत। परिसर क्या होगा, परिसर की अगर हम बात करेंगे रेंज की, तो जो इमेज होती हैं, जितनी भी इमेज होंगी उनका कलेक्शन जो होगा वो रेंज हो जाएगा। और अगर हम कोडोमेन अर्थात सह प्रांत की बात करेंगे, सह प्रांत क्या होता है, उस सिचुएशन में सेट बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, उसमें अगर हम संबंध और फलन की बात करें तो संबंध के प्रांत में हमने बोला था कि लेफ्ट एलिमेंट। क्यों बोला था? क्योंकि उसमें हो सकता था सेट ए का कोई प्रतिबिंब, कोई अवयव छूट जाए जिसका संबंध ना बने, तो वो संबंध कहा जाएगा। लेकिन प्रांत में कोई एलिमेंट छूटता ही नहीं है, सबका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका प्रांत सेट ए हो जाएगा। और परिसर जिसके जितने इमेज होंगे उसके परिसर हो जाएंगे, और सह प्रांत जो है वो सेट बी हो जाएगा। मैं समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल से। जैसे मान लो ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, 2 4 हो गया, 7 8 9 हो गया, इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे। अब आपसे पूछा जाए इसका डोमेन बताओ, डोमेन मतलब प्रांत, तो डोमेन क्या होगा बताओ, 2 4 होगा। आपसे कहा जाए इसकी रेंज बताओ तो क्या आएगा, 7 8 आएगा, है ना। अगर आपसे कहा जाए इसका कोडोमेन बताओ तो क्या आएगा, बोलो 7 8 और 9 आएगा। ये हो जाएगा इसकी कंडीशन। समझ में आ रहा है? ये है डियर स्टूडेंट फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि फंक्शन फलन क्या होता है उसको परिभाषित करो, तो मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग अब फंक्शन अर्थात फलन को डिफाइन कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि संबंध और फलन में अंतर क्या है, तो आप बता देंगे सबसे पहली चीज। तो संबंध में कोई जरूरी नहीं होता है कि लेफ्ट जो पहला सेट है उसके सारे अवयवों का प्रतिबिंब बने, जबकि ऐसा फंक्शन में नेसेसरी होता है। एक अंतर तो ये हो गया। अगला अंतर ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी संबंध हैं उनको फलन नहीं कहा जा सकता, जितने भी फलन को संबंध कहा जा सकता है। उसके डोमेन और कोडोमेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत ही रेयर केस में डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसलिए उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको संबंध और फलन की किताबी परिभाषा बताई है, जो कुछ कुछ आपको समझ में आई होगी और कुछ कुछ आप सभी लोगों को परेशान कर रही होगी। तो अब मैं आप सभी लोगों को अपने हिसाब से फलन की परिभाषा बताने चल रहा हूं। अगर आप मेरे हिसाब से फलन की परिभाषा को पढ़ लेंगे तो आपका काम भी बन जाएगा और आपकी कोई समस्या भी नहीं रह जाएगी। तो आइए मैं आपको एक अलग तरीके से फंक्शन को बताने का प्रयास करता हूं, जिस तरीके से हमारी बुक्स में ज्यादा यूज होगा। ओके ना? तो अभी तक आपको काफी हद तक समझ में आया होगा संबंध क्या है, फलन क्या है, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने में कुछ बच्चों को बोरियत महसूस होती है। देखिए हम लोग ये मान के चलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 100%, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछ जाते, लेकिन बिना इनको बताए चैप्टर की न्यू नहीं पड़ती है, वो समझने में उतना ज़्यादा फील नहीं आता है। इसलिए मैं हमेशा चैप्टर को एक्सप्लेन करके तब स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर को देख रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं है, गलत काम कर रहे हैं। आप लोग लेक्चर को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा। चलिए मैं अपने हिसाब से आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो डेफिनेशन अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बहुत ही बेहतर वाला फील आ जाएगा और एक टाइप का क्वेश्चन भी अभी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। आइए समझिए डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में राशियां आप जानते ही होंगे। ध्यान समझना, कुछ अलग तरीके से बताएंगे। राशियां जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वांटिटीज कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको क्वांटिटीज अर्थात राशियां कहते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में राशियों को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ध्यान दो, एक को बोलते हैं चर राशि या चर राशियां बोल सकते हैं हम लोग, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। ध्यान समझना, अचर राशियां या अचर राशि कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। राशियां 2 प्रकार की होती हैं, चर राशि जिसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं,
अचर राशि जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। और आपको पता ही होगा कि चर राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मान समय टू समय, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है, उन्हें हम लोग चर राशियां का, जैसे एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ये सब क्या है, चर राशियां हैं। अचर राशियों में जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अचर राशि है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, फिक्स है। कोई भी नंबर 2, 5, 7, 11 एटसेट्रा, ये सब क्या है, हमारी अचर राशियां हैं। तो वे ध्यान समझना, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा आपको। वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, उसको हम चर राशियां कहते हैं। और वे राशि जिनका मान परिवर्तित नहीं होता, जिनका मान बदलता नहीं है, उन्हें हम अचर राशियों के नाम से जानते हैं। आगे चल के डियर स्टूडेंट्स, ये जो चर राशियां होती हैं, इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ध्यान समझना, समझ में आएगा आपको। एक को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्वतंत्र चर, एक को हम बोलेंगे स्वतंत्र चर बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं परतंत्र चर। स्वतंत्र चर और एक होता है परतंत्र चर। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ध्यान समझना चलना, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है, परतंत्र चर का मतलब क्या होता है, यहीं से समझेंगे और यहीं से हम फंक्शन तक का सफर तय करेंगे। बस सुनते चलिए आप लोग। एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे y इक्वल टू हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट्स x+4 लिख दिया। अब ध्यान देना, ये जो हमारा x है, ये क्या है बताओ, चर राशि है ना। कैसी राशि है, चर राशि, आपको पता है। अगर हम बात करें इस y की डियर स्टूडेंट्स, तो ये y भी क्या है आपके लिए, चर राशि है। ध्यान दो, ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है। लेकिन जरा गौर करिएगा, अगर हम यहां पर एक छोटी सी टेबल बनाए, यहां लिखें x और यहां लिखें y, ध्यान से समझते चलना, हमारी बातों को भी सब समझ में आ जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट्स में हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मैं x की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर पुट कर रहा हूं और हमें y की डिफरेंट वैल्यू यहां पर मिल रही है। अब देखो, x की वैल्यू को पुट करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, इंडिपेंडेंट हूं, यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकता हूं। लेकिन y की वैल्यू को लिखने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इंडिपेंडेंट हूं। x की जो वैल्यू यहां पे पुट करूंगा उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके तब y की वैल्यू यहां लिखी जाएगी। अगर x की वैल्यू यहां 0 है तो y की वैल्यू 4 के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकती है। कहने का मतलब y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पर क्या बन रही है, डिपेंड हो रही है। इसीलिए यहां पर जो x है उसको हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र चर। क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्र चर बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ध्यान समझ चलो, बस समझ में आएगा अभी आपको। और यहां पर जो है ये कौन सी होगी, परतंत्र चर हो जाएगा। कौन सा चर हो जाएगा, परतंत्र चर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान सुन लो, सब समझ में आएगा। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। क्लियर हो गई बातें, क्योंकि यहां पर x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने पर हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही थी। हम x की वैल्यू को पुट करने के लिए, x का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र थे, लेकिन y की जो वैल्यू है वो x पर ही डिपेंड कर रही थी। तो x इंडिपेंडेंट हुआ और y डिपेंडेंट हुआ, इसका मतलब y का मान x पर निर्भर करता है। इसलिए x जो है वो स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हुई। अब आप ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को यहां लिखेंगे। क्या इसको हम लिख सकते हैं y डिपेंड्स ऑन x, ध्यान देना। क्या इसको हम लिख सकते हैं y डिपेंड्स ऑन x, इसका मतलब होगा y x पर निर्भर करता है, लिख सकते हैं। अब ये बताइए, कोई किसी पर निर्भर कब करता है, कोई किसी पर डिपेंड कब करता है? कोई किसी पर डिपेंड तभी करेगा जब उसमें कोई रिलेशन होगा। तो इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं y रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू x, y x से क्या है, रिलेटेड है। फिर और इसको मैथमेटिक्स की भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का क्या है, फंक्शन है। और इसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स इस सिंबल से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यही मतलब हो गया।
y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। बस यहां पर एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि x के सिंगल मान के लिए y का डबल मान नहीं आना चाहिए। जैसे हमने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू यहां पर प्लस माइनस 2 आएगा। तो x की सिंगल बन, एक बार x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी 4 आ रहा है, और -2 रख रहे हो तब भी 4 आ रहा है। तो सिंगल वैल्यू के लिए हमें ये जो मिल रहा है, मतलब दो मान जो मिल रहे हैं हम लोगों को y के, वो सही नहीं है, सिंगल मान ही मिलना चाहिए बस। अगर सिंगल मान मिलेगा, हमने बताया था ना इमेजेस आर यूनिक, तो इमेज अगर यूनिक है तब वो फंक्शन है, इमेज यूनिक नहीं है तो वो क्या है, रिलेशन है। बहरहाल आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे वो सब फंक्शन की रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको फंक्शन का तमाम एग्जांपल बताता हूं, देखो ध्यान से। जैसे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स लिख दिएगा, तो ये क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक्स पर डिपेंड करती है। y इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, साइन थीटा, तो यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, थीटा पर, इसलिए साइन थीटा किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। अगर लिखा गया एफ थीटा मतलब वो थीटा का फंक्शन है, मतलब उसकी वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है। लिखा गया एफ एक्स मतलब वो एक्स का फंक्शन, उसकी वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है। एफ टी लिखा गया, इसका मतलब वो टी का फंक्शन है, उसकी वैल्यू टी पर डिपेंड करती है। समझ में आ गई बातें आप लोगों को, इतनी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी हेल्प से हम आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और आपके एग्जाम में इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं, उसके बाद फिर आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बता देंगे, आराम से समाप्त हो जाएगी सेवा, एकदम टेंशन लीजिए, समझ चलिए। देखो जैसे हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, और हम इसकी वैल्यू x बराबर 1 पर ज्ञात करनी है, तो कुछ करना नहीं होता है, उसको एफ ओ लिखते हैं। इसका मतलब इस एफ एक्स की वैल्यू a पर निकाली गई है, और उसमें करना क्या होता है, जहां जहां x है वहीं वहीं a ले जाकर के रख देना होता है, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकल जाती है। ऐसे कम समझ में आता है, मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, टेंशन न लीजिए। और देखिएगा आप लोग कि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा, कोई टेंशन ना लीजिएगा। पहले आसान क्वेश्चन से लेकर के धीरे धीरे करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहे हैं यदि, ध्यान देना सभी लोग, क्वेश्चन है यदि एफ थीटा इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 1 - 2 tan थीटा अपान में 1 + 2 tan थीटा, ठीक है। तो कह रहे हैं तब f π/4 ज्ञात कीजिए, f π/4 ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यूपीबीटीई की तरफ से 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देखो ये क्वेश्चन है कितना आसान, आइए सॉल्यूशन करिए, अभी 1 मिनट में इसका आंसर आएगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ना, मैं आपको सब सॉल्व करा दूंगा, सुनते चलिए बस, और आपको सब समझ में भी आ जाएगा यार, टेंशन मत लो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, यहां पर आप सॉल्यूशन देखो, यहां पर एफ थीटा जो है वो कितना गिवन है, 1 - 2 tan थीटा है, अपान में 1 + 2 tan थीटा यहां पर आपको दिया है। अब यह π/4 का मतलब जहां जहां थीटा है वहीं वहीं क्या रखना, π/4, तो यहां क्या आ जाएगा f π/4। अभी इसको ध्यान से समझे रहना, क्योंकि अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी इसी का यूज होगा। तो f π/4 इक्वल टू 1 - 2 tan थीटा जहां है वहां 2 tan π/4 अपान 1 + 2 tan π/4, जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या पुट कर देना है, π/4 पुट कर देना है। तो f π/4 इज इक्वल टू 1 - 2, अब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर भी 1, ये हो जाएगा आराम से। तो f π/4 इज इक्वल टू 1 - 2 मतलब -1 आएगा, यहाँ 1 और 2 कितना आएगा 3, तो f π/4 की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सोचो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर हमने कंसेप्ट को समझ लिया तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, और हर बार एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर से जरूर पूछा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और इसके और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उसको आप लोग ध्यान से समझते चलिए, बस अभी बहुत मजा आएगी आप लोगों को। अब तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अभी तक तो मैं केवल आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, ठीक है। आइए समझते हैं, आगे बढ़िएगा। यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखो क्या है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर है, कह रहे हैं यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स, तो सिद्ध कीजिए कि, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, देखो तो क्या सिद्ध करना है, एफ कॉस थीटा इक्वल होना चाहिए tan स्क्वायर थीटा बाई 2k। बेहतरीन क्वेश्चन है। और UPBTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2008 में और 2013 में, मतलब 2 बार, हमारी बुक पुरानी है, हो सकता है एक आध बार और पूछा गया हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। आपको तो कंसेप्ट आप क्लियर हो गया होगा, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको हम लोगों को सॉल्व करना। आइए सोल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन देखिए आप लोग यहां पर। अब देखो आप कहोगे सिंस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना, एफ कॉस थीटा निकालना है। तो यह कॉस थीटा का मतलब जहां जहां यक्स है वहां थीटा रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन यही रिजल्ट नहीं हो क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो आपको कॉस थीटा का फार्मूला पता होगा। देखो कॉस थीटा का फार्मूला होता है एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये होता है एक, और एक होता है कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। ये फार्मूले होते हैं जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। अब देखो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एफ कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा का ये साइन वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब कितना भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। आइए इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए हमें क्या रिजल्ट यहां से मिलने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान यहाँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। 1 से 1 यहाँ कैंसिल हुआ और यहाँ भी कैंसिल हुआ। दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपान कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के, और यहाँ हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, अर्थात यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस तो डियर स्टूडेंट्स समझ रहे ही होंगे। आइए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। बस ऐसे ही बने रहिए और समझते चलिए। अभी सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बस ऐसे ही देखते चलिए और डियर स्टूडेंट्स समझते चलिए। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आज का ये हो रहा है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा इंक डाल लूँ इसमें मार्कर में ना, लगातार पढ़ाते पढ़ाते इंक भी जवाब दे देती है। कैसा लग रहा है आप लोगों को लेक्चर, थोड़ा बताइए हमको। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए बढ़िया है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, सारे सिलेबस को एकदम निचोड़ के रख देंगे और मैथमेटिक्स में सबसे अच्छे मार्क्स आप लोगों के ही आएंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, समझते चलिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लिखा है यदि, क्वेश्चन देखिए उसी का है। यहाँ पे बोल रहा है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, तो कह रहे हैं तो एफ एक्स तथा एफ एक्स प्लस, ठीक है, एफ 1 अपान एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दें ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, का मान किसका एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब है, तो हमें एफ एक्स प्लस एफ 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करना है। आइए समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए सभी लोग, सबसे पहले एफ एक्स तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब।
अब यफ 1/x का मतलब है जहां जहां x है वहां 1/x रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 1/x का क्यूब माइनस 1 यहाँ 1/x, ऐसे हो जाएगा। नीचे ही क्यूब करिए, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना, 1/x रख देना। आप सॉल्व करो, यफ 1/x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 1/x क्यूब। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, x क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये f 1/x की वैल्यू आ गई और ये fx की वैल्यू तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को दी ही गई थी। समझ आ रहा है। नाउ अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, नाउ हमें क्या चाहिए, fx चाहिए प्लस यफ 1/x चाहिए। तो fx की वैल्यू बताइए कितनी है हमारे पास, x क्यूब है माइनस 1/x क्यूब है प्लस 1/x क्यूब है और माइनस में कितना है डियर स्टूडेंट्स, x क्यूब है ना। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये भाई साहब इनसे कैंसिल हो गए और ये भाई साहब इनसे कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ गई fx प्लस यफ 1/x, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बड़े बेहतरीन हैं और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। फटाफट से इन सारे क्वेश्चन को समझते चलिए और नोट करते चलिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो आपके एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जरूर आएगा, ये 100% श्योरिटी के साथ आप लोग मान के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो देखते हैं हमारा क्या है। देखिए कह रहे हैं हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो ध्यान से, यहां कह रहा है यदि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो दिखाइए कि, ध्यान दो, तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है देखते हैं, करें तो दिखाइए कि fx और प्लस यफ 1/x इज इक्वल टू 0 होगा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसमें यहाँ क्यूब था, इसमें स्क्वायर ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। इसको आप लोग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, सो आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप सभी लोगों का आया या नहीं आया, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। बाकी तो आप लोग समझ ही चुके हैं, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को समझ लेंगे आप लोग, टेंशन लीजिए। अब आइए इसको नोट कर लिए होंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी मुझे दिख रहा था यहाँ पर, उसको मैं सॉल्व करा दूँ, ठीक है। एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिख रहा था, कहाँ गया भाई fx, ठीक है, ये तो हो ही गया है, ये भी हमारा हो गया है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है डियर स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल टू, ध्यान दो, कह रहे हैं यदि fx इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है sin x अपान में 1 प्लस cos x, ठीक है। तो f पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कितना आसान है। देखो सॉल्यूशन देखो, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है ये आपके लिए। देखना, fx इज इक्वल टू आपको दिया है sin x अपान में 1 प्लस cos x। अब आपको यफ पाई बाई 2 निकालना है, तो जहां जहां x है वहीं पाई बाई 2 लिख दोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 कर दोगे। तो यफ पाई बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 मतलब 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यफ पाई बाई 2 जो होगा ये आपका 1 आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को समझते चलिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को समझते चलिए और नोट करते चलिए, ठीक है, समझते चलिए और नोट करते चलिए जिससे आपको समस्या ना हो। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ कह रहे हैं यदि, ध्यान देना, कह रहे हैं यदि यहाँ पर आपको दिया fx इज इक्वल टू साइन इनवर लॉग x, ठीक, तो
आपको F1 का मान ज्ञात करना है। F1 की वैल्यू क्या होगी ये यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन फटाफट से देखिए आप लोग। आपका दिया सिंस fx इक्वल टू कितना दिया है, साइन इनवर log x दिया है ना। तो आपको निकालना क्या है, F1। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर log 1 हो गया। अब आपको पता है log 1 की वैल्यू जो है 0 होती है, तो F1 इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर 0 हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू साइन इनवर 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 पर वैल्यू होती है। साइन और खत्म हो जाएगा और F1 की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बस समझते चलिए बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए इसको भी नोट करिए फटाफट से। यही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आता है, वैल्यू पुट फाइंड करने के लिए या तो कंपोजिशन। अभी मैं कंपोजिशन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप समझते चलिए बस। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखो कह रहे हैं कि fx की जो वैल्यू है ना x स्क्वायर प्लस 1 है, तो कह रहे हैं f5 की और f26 की वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आप लोग, आगे के क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे बाकी सारे क्वेश्चन तो हमको लग रहा है इसमें हो चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे हम लोग, जिसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा एक चीज और समझ लो, जैसे बच्चों कभी कभी क्या होगा कि fx इक्वल टू जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 7 दे दिया गया और आपसे पूछेगा F1 बता दो, और कभी कभी पूछेगा F इनवर 1 बता दो। मतलब कहने का मतलब यह है कि FA निकालना तो हम सीख लिए, लेकिन F इनवर A निकालने के लिए कभी हमसे कह देगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ध्यान से, ये जो जैसे इसको F1 निकालना है तो आराम से यहां रख देंगे, F1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जब F इनवर y निकालना है, देखो Fx जो है ये है, तो इस Fx को कुछ मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, तो ये जो होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 7। अब इस x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, तो 7 को यहां भेजोगे तो y माइनस 7 इक्वल टू x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग इस चीज को। एक काम इसको माइनस करना चाहिए तो सही आंसर आता, माइनस कर दो यहाँ पर, नहीं तो वहां इमेजिनरी आने लगा, -6, ठीक है। यहाँ पर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर तब 8 आ जाएगा। अब ये हमें जो मिला है ना, ये f इनवर x है, ये क्या है, f इनवर है, जो कि क्या है अंडर रूट, यहाँ y जहां है यहाँ x लिख दिया जाता है, बाद में y जहां x, तो x प्लस कितना हो गया 7। अब इनवर निकालने के लिए इसमें वैल्यू रखी जाएगी, तो f इनवर 1 जब निकालोगे आप लोग तो आप यहां पर रख दोगे 1 प्लस 7, मतलब अंडर रूट 8 जो हो इसकी वैल्यू आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये फंक्शन हमें दिया है तो डायरेक्ट F1 निकाल, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। F इनवर निकालना है तो पहले x की वैल्यू इसके टर्म में, इसको y मान करके x की वैल्यू y के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद तब उसमें ले जाकर के वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा आंसर वहां पर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इसको, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का है, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिससे ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंफर्म हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के माइंड में डाउट ना रहे, आराम से इसको आप लोग सॉल्व कर सकें। देखिए माना, क्वेश्चन कह रहे हैं माना एफ आर टू आर जहां एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के करें तो एफ इनवर 1 और एफ इनवर 26 ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें एफ इनवर एक्स निकालना होगा। तरीका क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं y ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब 1 को इधर भेजोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे एफ इनवर x, जब लिखेंगे तो जहां y है वहीं पर क्या लिख देंगे भैया, x माइनस 1। बस समझ में आ गया। अब एफ इनवर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, एफ इनवर 1 निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस 1, इसका मतलब एफ इनवर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब आप निकालेंगे एफ इनवर 25 तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे ला करके 26 है ना,
तो यहाँ हो जाएगा 26 और माइनस में 1 तो अंडर रूट 25 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5। या फिर इनवर 26 इक्वल टू ये आ जाएगा। तो कभी कभी इनवर के फॉर्म में भी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तब भी मैंने आपको समझा दिया है आप कैसे निकालेंगे, और डायरेक्ट निकालने के लिए कहेगा तब भी मैंने आपको समझा दिया है कि उसको आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का संयोजन, जिसमें फाग और गाफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग इसको। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, आराम से ये समझ में आ जाएगा। लगभग आधे घंटे का लेक्चर और होगा, उसके बाद आराम से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, जैसे हमारे पास fx और gx, ठीक है, दो फंक्शंस दिए गए हैं, तो इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, ध्यान रखना, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे f ऑफ gx, इसका मतलब फॉग x, या इसको g ऑफ x, ऐसे गॉफ x से दिखाया जाता है। फॉग का मतलब होगा f ऑफ gx होगा इसका मतलब, और जैसे गॉफ लिखा है इसका मतलब g ऑफ fx होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समझो, जैसे मान लो fx है, ठीक है, जैसे मान लो gx है, ठीक है, एक फंक्शन, और एक फंक्शन hx है, इनका कॉम्बिनेशन इसको गॉ x बोला जाएगा, और गॉ का मतलब होगा g ऑफ hx, बाद वाला ऐसे, और हॉग x अगर लिखा जाएगा यहाँ पर तो इसका मतलब होगा h ऑफ gx, इसका मतलब हो जाता है। ये सारी वैल्यूज हमसे पूछाता है। कभी कभी देखो fx एक फंक्शन, ये दूसरा भी fx कुछ दूसरा दिया है, तो फाफ ऑफ x पूछता है, इसका मतलब f ऑफ fx हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यही आपको ध्यान रखना है, बाद वाले का fx होकर के उसकी वैल्यू को निकाला जाता है। यही मेन इसका जो है निचोड़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इतने से ही सारे कंसेप्ट अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया कि फॉग का मतलब f ऑफ gx होता है, गॉफ का मतलब g ऑफ fx होता है, जिसका मतलब क्या होता है इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेहतर तरीके से, और आपका ये चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो, और अभी तक आप लोगों ने अगर लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। लेक्चर को एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, और एक बार लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और सबको बताइए भाई कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर महामैराथन क्लास चल रही है। उस महामैराथन क्लास का लाभ लेना ना भूलें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। भाई हम ये नहीं कहते कि केवल हम ही से पढ़ोगे तभी काम होगा, आप किसी से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए जिससे समस्या ना हो आप लोगों को, है ना। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए, ये टॉपिक आपको समझा देते हैं, बाकी ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन ये है कि सबको एक ही लेक्चर में समाप्त करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, बस आप समझते चलिए। आइए क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे है देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है माना fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ऐसा हमें दिया है, तथा gx इज इक्वल टू हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 हो तो ज्ञात करो। देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, ज्ञात करो। देखो तो क्या क्या ज्ञात करना है भाई। इसमें हमें फर्स्ट जो फाइंड करना है वो गॉफ x निकालना है, कभी कभी केवल गॉफ ही लिखा रहेगा। दूसरा जो हमें निकालना है वो निकालना है डियर स्टूडेंट्स फॉग x निकालना है, ध्यान समझ चलो, फॉग x निकालना है। तीसरा जो है उसी से कंपोजिशन निकालना है, तो फॉफ x निकालना है। चौथे में जो है आपको, ठीक है, बस यही इतना है, यही मेन है, यही आपको निकालना है। आइए मैं समझाता हूं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। सॉल्यूशन देखिएगा सभी लोग, इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे,
पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। आप कहोगे सिंस यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 2x + 5 आपको गिवन है ना, समझ रहे हैं, और gx की जो वैल्यू है वो आपको x² + 1 हमें गिवन है। आइए फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं, गॉफ x की तरफ। देखो गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx, g ऑफ fx। अब g ऑफ fx का मतलब समझो, जैसे gx है, अगर g2 निकालना होता तो जहां x है वहीं वहीं क्या रख देते 2, तो जान लो यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 माने क्या लिखा हुआ है fx, तो gx वाला फंक्शन जो है उसमें जहां जहां x है वहां वहां fx रख दिया जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा आपको, गॉफ ऑफ x = जहां जहां x है वहां fx रख दो, तो क्या हो जाएगा fx का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब fx की वैल्यू यहां से ला करके रख दीजिए, तो गॉफ ऑफ x = fx की वैल्यू सर कितनी है 2x + 5 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो गॉफ ऑफ x = क्या आएगा 4x² + 25 + 5 20x हो जाएगा यहाँ पर ना, और प्लस में 1 हो जाएगा। तो फाइनली गॉफ ऑफ x जो आपको मिलेगा वो 4x² + 20x + 26, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, जरूर से जरूर समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको समझाऊं, देखो यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो g ऑफ fx कैसे निकालें। देखो अगर g ऑफ, जैसे देखो ध्यान से थोड़ा समझो यहाँ पर, जैसे gx जो है डियर स्टूडेंट्स आपको कितना गिवन है x² + 1, अगर g2 निकालना होता तो जहां जहां x था यहीं 2 रख देते कि ना रख देते, तो वैसे ही g ऑफ fx निकालना है, तो इसलिए जहां जहां x था वहीं वहीं क्या रख दिया गया fx रख दिया गया। बस यही एक स्टेप अगर आपको समझ में आ गया है ये ना, तो आगे आपको समस्या होगी ही नहीं, आराम से आप लोग इसको समझते चले जाएंगे, फटाफट से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आप इसको समझते चले जाएंगे, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड में हमें क्या करना है। इसके सेकेंड पार्ट में हमें फॉग x निकालना है, फॉग x। तो यहां पर भी लिखिए सिंस fx आपके पास कितना गिवन है बताइए 2x + 5 गिवन है, और gx जो है आपको x² + 1 गिवन है। अब हमें निकालना है फॉग x, तो फॉग x का मतलब होगा f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब अगर हमें जैसे fx गिवन है, f2 निकालना होता जहां जहां x था वहां 2 रखते, तो हमें fgx निकालना है तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे gx रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखो फॉग x = रखो यहाँ पे ला करके, तो हो जाएगा 2gx और प्लस में 5। अब gx की वैल्यू यहां से ला करके यहां पुट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट फॉग x = 2 × gx का मतलब है x² + 1 और प्लस में हो गया 5। दिस इंप्लाइज दैट फॉग ऑफ x = 2x² + 2 प्लस में 5 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट फॉग x जो होगा वो 2x² प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए। बस यही एक स्टेप f ऑफ gx, तो fx ये पता है, f ऑफ gx निकालना जहां जहां x है वहां वहां gx रख देंगे, f ऑफ tx से निकालना जहां जहां x था वहां tx रख देते, f2 निकालना था जहां जहां x था वहां 2। बाकी आगे की प्रोसेस तो आपको आसानी लग रही होगी, बस यही एक स्टेप में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो ये बहुत ही सिंपल काम है। क्लियर हो गई बातें, चलिए फटाफट से इसको नोट करिए और फिर मैं चलता हूं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और उसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत ही बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस समझते चलिए, बहुत ही बेहतर तरीके से सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखिए थर्ड पार्ट जो है इसमें हमें फॉग ऑफ x निकालना है, ठीक है, जिसका मतलब समझने से पहले हम लोग यहां लिख दें सिंस fx क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x + 5 है, और gx हमारे पास कितना बताइए x² + 1 है, इतना तो आपको पता ही चल चुका होगा। अब देखिए नाउ ध्यान देना सभी लोग, f ऑफ x ही निकालना है, तो इसको लिखेंगे f ऑफ fx। अब देखो इसमें f ऑफ fx, तो fx में जहां जहां x है वहां ये रख दीजिए ला करके, तो क्या होगा जब इसको ले जाके रखोगे कितना आएगा 2fx हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब जो है fx की वैल्यू जो थी वो ला के रख दो 2 × 2x + 5 और प्लस में हो गया 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 = 4x हो जाएगा और प्लस में 10 और प्लस में 5 हो जाएगा, तो आएगा 4x प्लस में 15, ये क्या हो जाएगा आपका फॉग ऑफ x हो जाएगा
ये है इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड और तरीका। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन थे, आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब इसको आप नोट करिए, तो मैं आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कराऊं जिससे आपको बेहतर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेहतर तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आप समझिए, कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए इसके बिहाफ पर, जिससे आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट ना बचे। यही हमारा उद्देश्य है कि सारे कंसेप्ट आपके 100% डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएं। लेक्चर को एक बार फिर से सभी लोग शेयर करिए फटाफट से, और जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो लोग जो है बहुत गलत काम कर रहे हैं, वो लोग पहले फटाफट से लेक्चर को लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि माना, ध्यान देना, माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है, तथा f फ्रॉम R टू R, f R से R में डिफाइन एक फलन है, एक फलन है, जबकि fx इज इक्वल टू साइन x, x बिलोंग्स टू R है, तथा gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू R है। तो दिखाइए कि, देखो क्या दिखाना है, गाफ डज नॉट इज इक्वल टू फॉग। गाफ और फॉग आपस में इक्वल नहीं होंगे। कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली हमें गॉफ एक्स निकालना है और फॉग एक्स निकालना है। दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे और एट लास्ट हमें ये शो करना होगा कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। आइए सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से सभी लोग। सॉल्यूशन देखिए, आप कहोगे सिंस एफ एक्स जो है आपके पास वो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। जी एक्स जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा है। अब हम पहले निकालेंगे फॉग एक्स, या चलो पहले गॉफ ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी गॉफ निकालोगे इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान दो, जी एक्स कहाँ है, ये है। इस जी एक्स में एक्स की जगह पे देखो, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो जब रखोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स में एक्स की जगह पे एफ एक्स रखे तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया, और यहां रखे तो एफ एक्स का स्क्वायर हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको गॉफ मिल रहा है, तो गॉफ इक्वल टू मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट्स, गॉफ की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है? अगेन देखो, और देखो आप लोग अगेन, अब आपको क्या निकालना है, फॉग। फॉग निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे। तो ध्यान दें सभी लोग, ये है एफ एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, जी एक्स, तो यहां पर भी आ जाएगा जी एक्स। तो क्या लिख दिया जाएगा यहां पर, साइन जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू यहां से रख दो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, फॉग की वैल्यू आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि गॉफ की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स आ रही है और फॉग की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर आ रही है। देयरफॉर यू कैन से दैट गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग इन दिस केस। ये हमेशा के लिए नहीं कि गॉफ और फॉग कभी बराबर नहीं हो सकते, कुछ कुछ केस में बराबर हो भी सकते हैं, कुछ कुछ केस में बराबर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें फॉग और गॉफ को प्रूफ करना था कि इक्वल नहीं होंगे, और हमने सॉल्व किया तो हमें मिला भी कि फॉग और गॉफ आपस में इक्वल नहीं है। इसको आप लोग समझ रहे होंगे, इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों का ये लेक्चर हो रहा है, और आज के इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका आप लोग खूब बढ़िया से ध्यान से समझते चलिएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, यहाँ कह रहा है यदि, ध्यान देना, यदि जी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है, तथा फिर देखो, तथा एफ एक्स जो है, एफ एक्स ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि फॉग एक्स निकालिए, फॉग एक्स ज्ञात करिए तथा गॉफ एक्स ज्ञात करिए।
अब तो आपको आइडिया लग गया होगा ना, आराम से आप लोग इसको कर पाएंगे, फॉग और गॉफ आराम से निकाल पाएंगे। आइए समझ लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या इसमें बड़ी बात है। सोल्यूशन देखिए सभी लोग ध्यान से, सोल्यूशन देखिए। आप कहेंगे यहाँ सिंस fx जो है वो कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर, और gx जो गिवन है आपको e⁻x गिवन है, सही है। अब आप निकालिए फॉग x। फॉग x का मतलब क्या होगा, f ऑफ gx होगा, देख रहे हो। तो जब fx में x की जगह पे gx रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू जब आएगी यहाँ gx रखो तो हो जाएगा gx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और gx की वैल्यू ये है ला के रख दो तो e⁻x का होल स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा e⁻2x, ये आ जाएगा फॉग x की वैल्यू। तो फॉग x कितना आएगा, e⁻2x आप लोगों को मिल जाएगा। अब क्या निकालना है, अगेन देखिए फिर से गॉफ निकाल लीजिए। गॉफ x निकालना है तो इसका मतलब होगा g ऑफ fx। फॉग निकाले थे पहली बार, ठीक है, यहाँ g ऑफ fx हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, gx में जहाँ x है वहाँ fx रख दो तो क्या हो जाएगा, e⁻fx हो जाएगा। अब fx की वैल्यू है कितनी, x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा e⁻x स्क्वायर। तो एक बार e⁻2x आएगा और एक बार e⁻x स्क्वायर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को इसको समझ में आया होगा। इसको समझने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं होगी, और अगर हुई होगी तो भाई इसके अलावा आप क्या किया जा सकता है। ये तो आसान से कंसेप्ट थे, आसान से क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। सब कुछ मैं देख रहा हूँ लगभग सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही आप लोगों को सॉल्व करा दिया है, तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। मैं अब इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आज के इस लेक्चर में जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा हुई है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने पर, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर। यही दो टॉपिक इस चैप्टर की जान है। अगर इन दो टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स तो 100% श्योर है कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएंगे और आपका बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने हमारे डियर स्टूडेंट्स ने लेक्चर को लास्ट तक देखा है, उन्हें सारा लेक्चर समझ में आया है, वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताएंगे। और डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग यही उत्साह बनाए रखिएगा, आपके एग्जाम तक पूरी मैथमेटिक्स आपकी मुट्ठी में होगी, हर प्रकार के कंसेप्ट आपके समझ में आ चुके होंगे और आप फुल मार्क्स मैथमेटिक्स में करके आएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है, तो आप लेट कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसको आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड कराना को चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको समस्या नहीं होगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर से महामैराथन क्लास में। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।